वर्कशॉप के लिए डिस्कस किया है उसके अंदर कितने चैप्टर हैं? 4 चैप्टर हैं। कौन कौन से 4 चैप्टर हैं? मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन, रेग्रेशन, कोरिलेशन और इंडेक्स नंबर। अच्छा, अगर मैं मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन की बात करता हूं तो इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे एवरेजेस हैं, जस्ट लाइक मीन, मीडियन, मॉड, हार्मोनिक, ज्योमेट्रिक वगैरह वगैरह। फिर हमारे पास क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डिसाइल वगैरह वगैरह सारे सवाल। अच्छा, इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रुप और अनग्रुप, ठीक है। फिर हमारे पास इसके अंदर आ जाता है मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, क्वार्टाइल डेविएशन वगैरह वगैरह। अच्छा, रेग्रेशन कोरिलेशन की बात करूं कि हम ये तमाम चीजें कल की वर्कशॉप में इंशाल्लाह ताला डिस्कस कर रहे होंगे। क्या? एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स, कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और इंडेक्स नंबर के अंदर चेन इंडाइस, लिंक रिलेटिव, बेस ईयर, लेस्टर, काशीस, फिशर इंडेक्स नंबर। तो इन सबको एक नजर देखकर आएगा जो अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ चुके हैं। कल हम ये फॉर्मूले लिखेंगे और अपनी वर्कशॉप आगे की डिसाइड कर लेंगे। माइंड अंदर क्लियर है? ऑनर इन्वेस्ट करेगा तो हम उस एसेट को क्या करेंगे? डेबिट। और क्या चीज उससे इंक्रीज होती है? वो कहां इंक्रीज होगा? अच्छा, अगर मैं डिपॉजिट कर दूं पैसे जाके बैंक में तो बैंक को क्या करूंगा? डेबिट, क्योंकि बैंक इंक्रीज हो जाएगा और मैं क्या डिपॉजिट कर आया हूं? तिजोरी वाला कैश क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अच्छा, मर्चेंडाइज जब भी खरीदेंगे किस नाम से खरीदेंगे? परचेजेस। टोटल से परचेजेस डेबिट, और अगर कैश दे रहे हो तो कैश क्या होगा? और बाकी का जो उधार कर आए हो तो लायबिलिटी कहां बढ़ती है? डेबिट क्रेडिट इक्वल होना चाहिए। उसके बाद अगर आपने कोई सामान मर्चेंडाइज बेची है, किस नाम से बेचते हैं? परचेजेस डेबिट में होती है, सेल्स क्या होती है? क्रेडिट में। देखो सेल्स का है। अब ये बातें घर में अगर रिवाइज नहीं होंगी बाखुदा भूल जाओगे, इसलिए याद रखनी है। अगर वो मुझे कैश दे देता तो मेरे पास कौन सा एसेट बढ़ता? कैश इन हैंड। लेकिन अभी कैश उसने मुझे, वो बेटा वो जब बढ़ता जब वो मुझे चेक देता, ठीक है। अभी उसने मुझे कैश नहीं दिया, कह रहा है बाद में दूंगा, तो जब वो बाद में देगा तब तक उसको क्या बोलूं? क्लियर? उसके बाद ऑनर ने क्या करा? ड्राइंग करी। ड्राइंग से, इन्वेस्टमेंट से कैपिटल कहां बढ़ता है? ड्राइंग से कैपिटल कहां कम होगा? और जो चीजें वो लेके जा रहा है उसको मैं क्या कर दूंगा? क्रेडिट, क्योंकि जब आई थी तो कहां थी? क्लियर? उसके बाद कोई सा भी एक्सपेंस पे करोगे वो कहां होगा? डेबिट में। अगर चेक के जरिए पे करोगे तो पैसे कहां से जाएंगे? तो हम बैंक को क्या कर देंगे? एसेट कम हो जाएगा। लेकिन अगर कैश तिजोरी खोल के दोगे तो कैश इन हैंड कम होगा। क्लियर? अच्छा, हमारे पास सबसे पहले अगर सवाल के अंदर एक्स इंटरसेप्ट होगा और वाई इंटरसेप्ट होगा तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो होगा x अपॉन a प्लस वाई अपॉन b इक्वल टू 1। जब सवाल में x इंटरसेप्ट लिखा हो, जब सवाल में y इंटरसेप्ट लिखा हो। अगर नहीं है, इक्वेशन से मालूम करना है, तो हमने एक चीज सीखी थी कि x इंटरसेप्ट को मालूम करने के लिए हम y की वैल्यू को क्या कर देंगे? 0, और y इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए हम x की वैल्यू को क्या कर देंगे? 0, जो हमने कल किया, ठीक है। लेकिन ऐसे सवाल के अंदर जहां x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट गिवन होगा तो वहां पे हम क्या करेंगे? हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। मैंने लिख भी दिया, व्हेन x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट गिवन, ठीक है। तो आपके पास x इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या हो गई? a वाली। b की वैल्यू क्या हो गई? y इंटरसेप्ट वाली, ठीक है। आपने a की जगह 5, b की जगह 2, x और y अपनी अपनी जगह और 1 एज इट इज, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है? जो नीचे वाले नंबर है इसका एलसीएम लेना है। 5 और 2 का, तो 5 1 जा 5, 2 एज इट इज, 2 1 जा 2, 1 एज इट इज, तो 5 2 जा 10। अब नीचे 5 और 2 का आपने एलसीएम ले लिया 10, तो आपने नीचे क्या लिख दिया? 10। ये वाला 2 इसके पास चला जाएगा तो क्या हो गया? 2x, बीच में प्लस है, यहां पे प्लस, ये 5y के पास आ गया तो क्या हो गया? 5y इक्वल टू 1। ज्यादा क्लियर? अच्छा, अब ये 10 ये डिवाइड में है, इसके पास आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, ये वाली चीज एज इट इज। अब
10 1 जा 10, ये वाली चीज एज इट इज। इसके बाद आपने क्या किया, मजीद अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस 5 ये प्लस का 10 है, उधर ले जाऊं तो किसका हो जाएगा, माइनस का 10 इक्वल टू 0। ये बन गई आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। फिर हमने अगला केस देखा कि अगर सवाल के अंदर एक पॉइंट गिवन होगा, कितने पॉइंट गिवन होंगे, एक पॉइंट गिवन होगा, और क्या गिवन होगा, मार्क स्लोप मतलब n गिवन होगा, तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगेगा, y माइनस y1 इक्वल टू m ब्रैकेट x माइनस x1। अब आपको एक बात का पता होना चाहिए कि जो पहली वैल्यू है ये है x1, ये जो दूसरी वैल्यू है ये है y1। तो आपने x1 की जगह 2, y1 की जगह 4 और m मतलब स्लोप की जगह कितना लिखा, 5। क्लियर? अच्छा भाई, इसके बाद आप क्या करोगे, आपने लगाना है ये वाला फॉर्मूला, y माइनस y1 इक्वल टू m ब्रैकेट x माइनस x1। y की जगह y1 की जगह क्या लिखूंगा, 4 इक्वल टू की जगह इक्वल टू, m की जगह क्या लिखूंगा, 5, x की जगह x, माइनस की जगह माइनस, x1 की जगह क्या लिखूंगा, 2। फिर हमने ये वाली चीज जो पुट की है फॉर्मूले में, y माइनस 4 एज इट इज, 5x माइनस 5 2 10। उसके बाद हमारे पास अगर हम जब इस सिचुएशन में आ जाते हैं तो ये वाली चीज हमने यहां कॉपी पेस्ट कर दी, ये माइनस का 4 था, वहां जाके किसका हो गया, प्लस का 4, y एज इट इज रहा। फिर हमारे पास माइनस का 10 प्लस का 4 कितना बचा, माइनस का 6, 5x एज इट इज, y एज इट इज। फिर 5x प्लस का y था, इसको भी इधर ले आओ, तो किसका हो गया, माइनस का y माइनस का 6 एज इट इज इक्वल टू 0। देखो इस फॉर्म में ये भी आंसर आ गया, इस फॉर्म में ये भी आंसर आ गया। क्लियर है बात? हमारे पास इक्वेशन क्या थी, 2x माइनस 3 अपॉन 5 इक्वल टू 6 माइनस x अपॉन 2। ठीक है भाई, फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास ये जो इक्वेशन है ऊपर लिखी हुई है, 2x माइनस 3 एज इट इज रखी है हमने, और ये 2 से आगे क्या हो गया, मल्टीप्लाई, और फिर यहां पर ये वाली इक्वेशन जो 6 माइनस एक्स है ये एज इट इज, और ये 5 इससे क्या हो गया, फिर हमने जब मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जा 4x, माइनस का माइनस, 2 3 जा 6 इक्वल टू, फिर हमारे पास 5 6 जा 30 माइनस का माइनस, 5x जा, फिर हमने क्या किया, x की वैल्यू को एक जैसे कर दिया, तो ये यहाँ पे प्लस का ये जो माइनस का था यहाँ के किसका हो गया, प्लस का, ये 30 एज इट इज रहा, ये माइनस का 6 वहां जाके किसका हो गया, प्लस का। उसके बाद 9x यहां पर आंसर आ गया, और यहाँ पे 36, ये यहाँ क्या हो रहा है, वहां जाके क्या हुआ, 9 1 जा 9, 9 4 जा, x की वैल्यू क्या आ गई, क्लियर? जो टॉपिक जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है उसका नाम क्या है, कैश बुक। और अगर हम पूरा नाम इसका देखें तो 3 कॉलम कैश बुक। 3 कॉलम क्यों, क्योंकि आपको पता चल गया इसमें कितने कॉलम बन रहे होते हैं एक साइड पे। उसके बाद हमने देखा कि इस कैश बुक के अंदर हमने कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन करनी है जिसमें हम किसको बोलते हैं, कैश बुक का कौन सा कॉलम, कैश कॉलम, जो कि हमारी इंटरनल ट्रांजैक्शंस के लिए, जिसमें हम कैश के डेबिट मतलब कैश के इनफ्लो को, और कैश के क्रेडिट मतलब कैश फ्लो के आउटफ्लो को, कैश के, जिसमें हम क्या हासिल करते हैं भाई, इन दोनों की मदद से कैश का एंडिंग बैलेंस जो कि कैश इन हैंड। क्लियर? अच्छा, ऑन द अदर हैंड अगर मैं जाऊं तो यहां पर हमारे पास कैश बुक का कौन सा कॉलम है, बैंक रिस्पॉन्सिबल, जवाब दे कौन से कॉलम का है, बैंक कॉलम का। कैश बुक के कौन से कॉलम का, बैंक कॉलम का, जिसमें हम बैंक के डेबिट मतलब कैश का इनफ्लो, और बैंक के क्रेडिट मतलब कैश का आउटफ्लो, कहां से, बैंक से, कैश एट बैंक। अच्छा, जो स्पेसिमेन बनेगा, जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या है कि पहले हम डेट, पार्टिकुलर, पोस्टिंग रेफरेंस, और कौन सा डिस्काउंट, सेल डिस्काउंट। अच्छा, नॉर्मली आप सेल डिस्काउंट को करते भी क्या हो, डेबिट, तो देखो ये किसके साथ आएगा, डेबिट मानों के साथ, जिसमें हम कैश के डेबिट और बैंक के डेबिट। उसके बाद परचेज डिस्काउंट को नॉर्मली आप क्या करते हो, क्रेडिट, तो हम कैश के क्रेडिट और बैंक के क्रेडिट के साथ। क्लियर है बात, कोई मसाइल आप लोग? ओके, जज़ाकल्लाह। हमारे पास सवाल में लिखा हुआ है कि आपने फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन करना है, पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, -3, -2 एंड 5, 1। अच्छा, मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन क्या बताई है,
कि जब भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखा होगा और आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन होंगे, एक ब्रैकेट कंसीडर्ड एज 1 पॉइंट एंड सेकंड ब्रैकेट कंसीडर्ड एज सेकंड पॉइंट, तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट x माइनस x1। ठीक है। अच्छा, फिर जब हम डेटा बनाएंगे तो डेटा बनाते वक्त हमने जो पहला ब्रैकेट है इसमें x के और y के 1 को इज्जत देनी है, x1 3 y1 माइनस 2। उसके बाद जो दूसरा ब्रैकेट होगा इसमें हम इसको इज्जत देंगे x के 2 को और y के 2 को, दैट इज 5 एंड 1। उसके बाद आपने फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को क्या करना है, पुट करना है। अच्छा, y की जगह माइनस माइनस 2 का 1 का माइनस माइनस 2 का 5 माइनस 3, x की जगह माइनस की जगह माइनस और 3 की जगह 3। उसके बाद हमारे पास जो सिचुएशन बनेगी वो कुछ इस फॉर्म में आएगी, दैट इज 3/2 और एज इट इज और ये एज इट इज। उसके बाद आपने क्या करना है, जो यहां डिवाइड हो रहा है वहां जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर वाला इस वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कितना हो गया, 2y 2 2 जा प्लस की जगह 3x जा माइनस की जगह माइनस 3 3 जा 9। उसके बाद आपने ये वाली चीज को एज इट इज लिखा, यहां पे जो प्लस का 4 था यहाँ आगे किसका हो गया, माइनस का, दैट इज 3x माइनस 13 और इधर 2y। अब ये भी यहां प्लस का है, वहां जाके किसका हो जाएगा, आपके पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। हमारे पास कोई भी एसेट की वैल्यू जब कम हो जाएगी तो रिवैल्यूएशन कहां आ जाएगा, डेबिट में, और अदर एसेट कहां चला गया, क्रेडिट में। अच्छा, अकाउंट पेबल की वैल्यू अगर कम होगी तो हम अकाउंट पेबल को कम कहां करेंगे और उससे जो फायदा होगा रिवैल्यूएशन को कहां लिखेंगे, क्रेडिट में। अच्छा, उसके बाद हमने ये देखा कि टोटल रिवैल्यूएशन के अंदर क्या हुआ है, तो क्रेडिट साइड, डेबिट साइड में 50 थे, क्रेडिट साइड में कितने थे, 20। तो टोटल ओवरऑल डेबिट साइड में कितने पड़े हुए अभी भी, 30। हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, इस लॉस का जो नुकसान है वो कहां ट्रांसफर किया, कैपिटल में, और जो डेबिट में था रिवैल्यूएशन वो खत्म होने के लिए कहां गया, क्रेडिट। क्योंकि ये टेम्पररी अकाउंट है, टेम्पररी अकाउंट को हम क्या करते हैं, खत्म करते हैं, जैसे हमने इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी को खत्म करते थे। ठीक है। इसके बाद हमने मजीद क्या किया कि हमने ये देखा कि मिस्टर सी आफ्टर रिवैल्यूएशन कौन से मेथड से आ रहे हैं, सफिशिएंट कैश मेथड। इसके लिए हमने ओल्ड फर्म कैपिटल निकाला, तो याद रहे 2 लाख से नहीं निकलेगा, जो लॉस से कैपिटल कम हुए हैं हम उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। फिर हमने देखा कि अगर आने वाला पार्टनर एक हिस्सा मांग रहा है 3 में से, जो ओल्ड फर्म वाले 3 में से कितने पे रेडी है, 2 पे, और पूरे 3 हिस्से इसके कितने होते हैं, 5,55,000। इस 5,55,000 को जो न्यू फर्म है इसको हमने ओल्ड फर्म से माइनस किया, तो पता चला आने वाला पार्टनर कितने पैसे लेकर आ रहा है, 1,85,000। हमने क्या एंट्री बनाई कि कैश, डेबिट और कैपिटल, क्रेडिट। इसके बाद हमने एक रिवाइज बैलेंस शीट बनाई, कैश हमारे पास इंक्रीज हो गया था, 2 लाख में 85 ऐड हो गए, अदर एसेट 3 लाख के थे 50,000 से कम हो गए, तो एसेट साइड की पोजीशन क्या कह रही है, 3,35,000 रुपए, 6,35,000 रुपए। और फिर इक्विटी साइड पे अकाउंट पेबल 1 लाख का था, कितने से कम हो गया, 20,000 से। कैपिटल ए और बी 2-2 लाख के थे, 15,000 से कम होकर 1,85,000, और आने वाला पार्टनर का भी कैपिटल कितना है, 1,85,000। तो एसेट साइड जब 6,35,000 है तो इक्विटी साइड भी आपकी कितनी हो गई, 6,35,000। क्लियर कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो क्रेडिट में क्लोज होती है, क्रेडिट एक्सपेंसेस जिनके नाम क्या क्या लगा हुआ है उसके अलावा सेल्स रिटर्न, ठीक है, और परचेजेस और मर्चेंडाइज ओपनिंग, कैरेज, ठीक है। अच्छा, कैरेज इनके 2 और कौन से नाम होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इन और फ्रेट। अच्छा, जब हम यहाँ पे ओपनिंग एंट्रीज में आएंगे तो ओपनिंग एंट्रीज बनाते वक्त हमने किस बात का ख्याल रखना है कि रिसीवेबल से हमने क्या माइनस नहीं करना, डेट माइनस नहीं करना, और फिक्स एसेट से, अभी तो यहाँ फर्नीचर है, व्हाटएवर कोई भी फिक्स एसेट हो सकता है, हम उससे क्या माइनस नहीं करेंगे, डेप्रिसिएशन। अच्छा, ये क्या कहानी हुई है रमा, 3,000 में 2,000 क्यों प्लस किए हैं मैंने यहाँ पे, पुराने, क्योंकि ये ऑलरेडी डेप्रिशिएटेड थे, कहां पड़े हुए थे, क्रेडिट में, और एडजस्टमेंट में जो इस साल डेप्रिसिएशन लगा है वो कितना लगा है, 2,000। तो क्रेडिट आपस में क्या हो गए, प्लस, और प्लस होने के बाद यहाँ कितने एडजस्टेड हुए, 5,000। कोई मसला,
सबसे पहले वन का ए हमारे पास क्या था कि ट्रायल बैलेंस में हमाद, समी, हमजा, आहद, अगर सप्लाईज लिखा हुआ है और एडजस्टमेंट में सप्लाईज ऑन हैंड लिखा हुआ है तो ये बोथ आर सेम हेड्स। जब भी सेम हेड ऑफ अकाउंट होते हैं, दोनों का ताल्लुक किससे है? सभी एसेट से है, तो हम क्या निकालते हैं भाई? फर्क निकालते हैं। और फर्क निकालने में ये पता चल रहा है कि ऊपर जो एसेट है वो ज्यादा है, नीचे एसेट की वैल्यू क्या हो गई है? कम हो गई है। तो जितने से एसेट की वैल्यू कम हो गई है वो क्या बन गया है? एक्सपेंस। उसके बाद हमारे पास 1 के बी के अंदर क्या बात थी कि अगर सप्लाई यूनिट 25,000 रुपए की है तो एडजस्टमेंट कह रही है कि इसमें से एक्सपायर्ड कितनी हो गई है? 10,000 रुपए की एक्सपायर्ड हो गई है। तो जब 10,000 इसमें एक्सपायर्ड हो गए हैं तो आपने डायरेक्ट एक्सपेंस को बढ़ाना है और एसेट की वैल्यू को क्या करना है? कम करना। दैट इज सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट एंड सप्लाईज क्रेडिट। क्लियर?